मेरा नाम शायान है और इस वक्त मेरी उम्र 36 बरस है। मेरा कद 6 फुट और जिस्म पावरफुल और फिट है। मेरी लव मैरिज हुई और मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं। उज़्मा से मुझे स्कूल टाइम से ही मोहब्बत हो गई थी और मैं इस तक ही महदूद हो गया था और मुझे किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं रही थी और मैंने इसे पा लिया। लेकिन शादी के बाद मुझे दीगर लड़कियों में भी दिलचस्पी न हो सकी और शादी के बाद भी मैं उज़्मा तक ही महदूद रहा। उज़्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरा मोबाइल फ़ोन्स का होलसेल कारोबार है जिसे ज़्यादातर मेरे मुलाजिम ही संभालते हैं और मैं शौकिया तौर गाड़ियों का कारोबार करता रहता हूँ। एक गाड़ी अपने इस्तेमाल में रखता तो 5-7 गाड़ियाँ मुख्तलिफ बागेंस या बराए फ़रोख्त खड़ी होती। गुज़श्ता बरस मेरी बेगम उज़्मा का रसोली का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट का कहा। ऑपरेशन के बाद हम हस्पताल से घर आ गए। मेरी सास और साली शीमा भी हमारे साथ हमारे घर आ गए थे। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए थे और शीमा उन दिनों फ्री थी। सो मेरी सास एक दिन हमारे घर रहने के बाद अपने घर चली गई और शीमा को बहन की खिदमत के लिए यही छोड़ गई। शीमा की उम्र इस वक्त 15 बरस की थी, जो इस वक्त क्लास 9 और इस वक्त 16 बरस की उम्र के साथ क्लास 10 में है। शीमा अपनी बहन से भी बहुत खूबसूरत है। मक्खन जैसी शफ़ाफ जल्द भरा भरा जिस्म और मोटी आंखें, शरारती आंखें और छोटा कद। ये मेरे लिए सबसे पसंदीदा लड़की और पसंदीदा खूबसूरती की मालिक है। लेकिन कभी मैंने इसे इस नज़र से नहीं देखा था और वो भी मुझे भैया कहती थी। आज मुझे कई 20 दिन गुजर गए थे और हस्पताल से आए 5 रोज़ हुए थे। उज़्मा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं ऑपरेशन होने से कई रोज़ पहले रूटीन चेंज कर चुका था और अब उन दिनों में बहुत बेचैन हो रहा था। रात को सोते हुए आँख खिल जाती। उन दिनों में अलग जबकि शीमा उज़्मा के साथ सोती थी। मैं रात 10 बजे अपने रूम में आ जाता था। शीमा से गुपशिप भी चलती रहती थी और वो शरारत में कभी कभी मुझे कालू भैया भी कह देती थी क्योंकि मेरा रंग काला है। एक दिन सुबह को मैंने तेल की शीशी निकाली और दरवाज़ा बंद करके अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा। मैं अपनी मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद ना रहा, और कब से शीमा मुझे मालिश करते हुए देख रही थी। और जैसे ही शीमा की कांपती मध्यम आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैंने शीमा को देखा। वो गिले में पड़ा अपना दुपट्टा तेज़ी से अपनी उंगली पर लपेटे हुए फटी फटी नज़रों से मेरे तरफ देख रही थी। मैं होश में आ गया और इस दौरान शीमा भी शर्म से सर झुकाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मुझे शर्म से पसीना आ गया और मैं धड़कते दिल के साथ कुछ देर तक जाने कुन ख्यालों में रोम की छत को घूरता रहा। बहुत देर बाद मैंने वाल क्लाक की तरफ देखा। 9:45 बज रहे थे और मैं जल्दी से उठा और उज़्मा के पास आ गया। मेरे रूम में दाखिल होने पर शीमा सर झुकाए रूम से निकल गई। उज़्मा ने तबीयत का पूछा कि खैरियत, आज लेट उठे हो? मैंने बताया कि रात को नींद देर से आई थी। शीमा नाश्ते का डिश मेरे सामने टेबल पर रखकर अपने मोबाइल का चार्जिंग पिन निकाल कर रूम से चली गई। वो इस वक्त शर्म के मारे सर झुकाए हुए थी और कोई बात नहीं कर रही थी। मैंने नाश्ता किया और ज़हन में गडमड ख्यालात के साथ गाड़ी निकालकर अपनी शॉप की तरफ निकल गया, लेकिन वहाँ भी खुद को अपने काबू में ना कर सका और शॉप से एक बार फिर दूर दरिया किनारे वीराने की तरफ निकल गया। मैं जब भी बूर परेशान होता था तो इस तरफ आ जाता था। आज बार बार मेरे ज़हन में शीमा के ख्याल आते और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं क्या सोच रहा था पता नहीं था, लेकिन ये ख्याल भी आ रहा था कि शीमा छोटी है। जब हमारी शादी हुई तो शीमा 5 साल की बच्ची थी, लेकिन आज वो हसन की देवी बन चुकी थी और टिक टाक पर इसके लाखों फॉलोवर्स थे जो इसकी एक झलक देखने को तड़पते थे। प्यार की लाख तलब के बावजूद भी शायद मेरा ख्याल शीमा को प्यार करने की तरफ ना जाता, लेकिन मुझे मालिश करते वक्त शीमा ने मुझको देखकर जो रिस्पांस दिया था और जिस तरह मैंने नीम गुनूदगी की हालत में इसको देखा था, इस वक्त से वो मुझे मदहोश कर गई थी। मैंने अपने 2-3 दोस्तों की कहानियां सुनी हुई थी जिन्होंने अपनी सालियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था। उज़्मा का ऑपरेशन हुए चंद ही दिन गुजरे थे कि मैं बेताब हो रहा था और मेरा दिल बार बार ये फरमाइश कर रहा था कि मैं शीमा को गर्लफ्रेंड बना लूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि शीमा तुझे भैया कहती है और तो इसके बारे में गलत सोच रहा है। एक बात जो मेरे ज़हन पर बार बार दस्तक दे रही थी, मैंने कुछ अरसा कबल एक दोस्त से कहा था कि यार, शफ़क़त पर मुझे बहुत अफसोस होता है। सुना है इसने अपनी साली से इश्क कर रखा है। तो इस दोस्त ने बेनियाजी से कहा, यार ये आम बात है, सबकी दोस्तियाँ हैं आजकल। शाम से काफ़ी वक्त कबल में इस अहद के साथ घर लूट आया कि शीमा ने अगर लिफ्ट दी तो ट्राई ज़रूर करूँगा, और साथ वहीं दरिया किनारे बैठे बैठे मैंने लड़की के नाम की फेसबुक पर एक फेक आईडी बना ली और शीमा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी। मैं घर में दाखिल हुआ तो शीमा ने मुझे देखा
और मुस्कुरा कर अपनी नज़रें झुका ली और दूसरे रूम में चली गई। शीमा के मुस्कुरा कर नज़र झुकाने ने मेरे हौसले बढ़ा दिए थे और अब मैं खेल को हकीकी रंग देने की मंसूबा बंदी करने लगा। शीमा का कद मेरे से 1.5 फुट कम था और मेरे जिस्म के मुकाबले में आधा भी नहीं था। शीमा का बहुत खूबसूरत जिस्म किसी भी मर्द पर आरहे चला देता था और इसी वजह से इसके टिक टाक पर फैन फॉलोवर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मैं उज़्मा के पास चला गया। उज़्मा से बातें करते हुए शीमा वक्फे से आती जाती रही। मैंने बातों बातों में इसे नॉर्मल करने की कोशिश की। वो ज़्यादातर सर झुकाए बैठी रही। उज़्मा ने 2 बार बोला कि फ्रेश होकर लिबास तब्दील कर लो, तो मैं उठा और फ्रेश हुआ और रात को डिनर के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। तब तक शीमा किसी हद तक मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मुझे मालूम हो चुका था कि इसके अंदर प्यार उबल रहा है। मैंने अपने रूम में पहुंचकर नेट डेटा ऑन किया तो मेरी फेक आईडी से भेजी गई रिक्वेस्ट शीमा ने एक्सपेक्ट कर ली थी। कुछ देर बाद वो भी ऑनलाइन हो गई तो मैंने मैसेंजर पर हाई का मैसेज किया। शीमा ने फौरन रिस्पांस दिया और मैं लड़की बनकर शीमा से चैटिंग करने लगा। कुछ देर बाद मेरी गुफ्तगू से शीमा को एतमाद हो गया कि मैं लड़की हूं और फिर वो मेरे से खिलकर बातें करने लगी। मैंने इसे अपनी उम्र 17 साल बताई और नाम सोनिया बताया। शीमा ने बातों बातों में पूछा कि आपका कोई बॉय फ्रेंड है, तो मैंने बिलाझिझक इसे बताया कि मेरी बहनोई से दोस्ती है और 3 साल हो गए हैं। शीमा ने बताया कि इसकी किसी से दोस्ती नहीं, लेकिन इसकी क्लास फेलो दोस्त की अपने बहनोई से दोस्ती है। इसने कहा कि बहनोई से दोस्ती क्यों करती हैं लड़कियां? मैंने कहा कि एतमाद के साथ सब चलता है। वो बहुत खिल मिल गई थी और थोड़ी ही देर में अपनी दोस्त का सब कुछ बता दिया कि इसको अपना बहनोई हर हफ्ते मुलाकात करता है। मैंने इससे सवाल किया कि तुम्हारा बहनोई नहीं है क्या? तो वो बोली बहनोई तो है, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं इससे। तुम मुझे कोई तरीका बताओ कि मेरी दोस्ती हो जाए बहनोई से। मैंने इसे सबक पढ़ाया तो इसने ओके कर दिया। रात के 2 बज गए थे और मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई। शीमा भी ऑफलाइन हो चुकी थी। मैं सो गया। सुबह 8 बजे मेरी आँख खिल गई, लेकिन मैं लेटा रहा। कोई 20 मिनट बाद दरवाजे का लॉक आहिस्ता से घूमने लगा। मैंने अपनी आंखों पर बाजू रख दिया और गहरी सांसें लेने लगा। शीमा अंदर आते ही लरस गई। इसने दरवाजे के पास रुककर मेरा जायजा लिया और दबे कदमों के साथ आगे आने लगी। मैं अपने बाजू के नीचे से एक आँख थोड़ी सी खोलकर इसे देख रहा था। इसका पूरा वजूद लरज रहा था। वो बेड के पास आकर देखने के साथ मेरे चेहरे और वजूद का जायजा ले रही थी। वो काफ़ी देर साकित खड़ी रही। फिर इसने निहायत धीमे लहजे और कांपती आवाज़ में भैया बोला, लेकिन मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। शीमा का हाथ 2 बार आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया और तीसरी बार इसने कांपते हाथ के साथ मेरे ऊपर पड़ी चादर आहिस्ता से खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर चादर छोड़ दी और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अब शीमा की सांसें भी गोया उखल चुकी थी। वो दरवाजे के करीब जाकर फिर वापस आई और आहिस्ता से मेरी पिक्चर्स ली और आहिस्तगी से रूम से वापस चली गई। इसकी हालत गैर हो रही थी। अब ये बात कन्फर्म हो चुकी थी कि शीमा प्रपोज करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। बस इसे सिर्फ शर्म खाए जा रही थी कि वो मुझे खुद बोले। शीमा के जाने के बाद मैंने मोबाइल उठाकर डेटा ऑन कर लिया। शीमा के मैसेज आए हुए थे। मैंने हाई का मैसेज सेंड कर दिया। कुछ ही देर में शीमा का मैसेज आया कि वो कब से मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं लड़की जैसी चीट की कामयाब अदाकारी कर रहा था। इसने फौरन मुझे तस्वीर सेंड कर दी। मैंने वाओ का मैसेज किया और साथ ही शीमा बोली, जीजा जी अभी सो रहे हैं, उज़्मा इसे जगाने का कह रही हैं, मैं फिर जाती हूँ। मैंने ओके कहा और मोबाइल को साइड टेबल पर रखकर इसी अंदाज में सो गया। दरवाज़ा खुला और शीमा अंदर आकर एक बार फिर मेरे ऊपर पड़ी चादर हटाकर मुझे कहा, जीजा जी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया। शीमा ने पहली बार मुझे भैया के बजाय जीजा बोला था। मैंने नींद से बेदार होने की अदाकारी करते हुए अंगड़ाई ली और नींद खिली आंखों से शीमा को मुस्कुरा कर देखा। वो कुछ देर आंखों में आंखें डालकर देखती रही और फिर मुस्कुरा कर अपना सर झुका दिया। इसका चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने कहा, क्यों मेरे सुकून की दुश्मन बनी हो, सोने भी दिया करो। वो मुस्कुरा कर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन सर झुका के बोली, उज़्मा बिला रही है। शीमा का जिस्म अब भी कांप रहा था। मैं साइड पर लेट चुका था। मैं नींद खिली आंखें से इसे देखने लगा। वो कुछ देर बगैर पलके झपकाए मोहब्बत से मेरी आंखों में देखती रही। इसने फिर मुस्कुरा के सर झुकाकर बाहर चली गई। मैं फ्रेश होकर उज़्मा के रूम में चला गया और शीमा कुछ देर बाद नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते के दौरान शीमा बोली, जीजा जी अब के हाथ की वाइट हांडी खाए बहुत दिन गुजर गए। इसकी आंखों में शरारत थी। मैंने कहा, आज शाम को बना दूंगा। वो बोली, नहीं आज लंच में बनाओ, और सिर्फ बनाओ नहीं मुझे भी सिखा दो, आइंदा में खुद बनाऊगी। मैं खामोश होकर अपने कारोबारी मामलात पर गौर करने लगा। उज़्मा बोली, आज छठी कर लो काम की। लंच के बाद
शीमा को अपने घर ले जाना, इसने कपड़े लाने हैं और अम्मा नहीं आ सकती, इसका शुगर फिर हाई हो गया है। मैं कुछ देर खामोश रहने के बाद ओके कह दिया। नाश्ते के बाद मिलान का चक्कर लगाने के बाद अपने रूम में आ गया। मैसेंजर चीट पर मैंने एक बार फिर सोनिया बनकर शीमा को हिदायत देने लगा। वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। इसने बताया कि इसने मॉडर्न किस्म की कमीज पहन ली है और किसी बहाने जीजा जी के रूम में जाकर इसे दिखाती हूँ। मैंने ओके कह दिया और मोबाइल साइड पर रखकर एक रिसाला उठा लिया। 10 मिनट बाद शीमा ट्रे में एक गिलास मिल्क शेक का रखकर रूम में दाखिल हुई। इस वक्त इसके कंधों पर दुपट्टा नहीं था, बालों में पोनी लगी थी, एक बारीक सी लट माथे पर झूम रही थी, आंखों में शरारत और होंठों पर मुस्कुराहट थी। इसने जीन्स और इस पर सफ़ेद शर्ट वाला कुर्ता पहना था। मैंने दिल में आह भरी और मुस्कुराते हुए पूछा, आज तो बड़ी खिदमत हो रही जीजा जी की। शीमा बोली, मैं चाहती हूँ उज़्मा की तकलीफ के बाइस कोई कमी बाकी ना रहे अब की। मैंने कहा, उज़्मा वाली खिदमत तुम पूरी नहीं कर सकती, वो तो बहुत खिदमत करती है मेरी। इस पर शीमा बोली, बताओगे तो सारी कमियां पूरी करती रहूंगी। इस दौरान वो डिश को टेबल पर रखते हुए झुकी और वैसे झककर मुस्कुराते हुए बातें करती रही। मैंने इसे गौर से देखते हुए कहा कि मैं तो तुम्हें अभी छोटी बच्ची समझ रहा था, तुम तो बड़ी हो गई हो, अब सारी खिदमत तुमसे लूंगा। शीमा ने मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लिया। अगले दिन उज़्मा ने कहा कि शीमा को बहुत बुखार है, इसे डॉक्टर को देखा कर आओ। मैं कहा, अभी जाता हूँ। मैं शीमा को लेकर डॉक्टर से चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख कर दी और मैंने शीमा को लेकर गाड़ी में बैठा दिया। मैंने कहा, बुखार में ऐसा होता है। इसे तसल्ली देने के बाद मैं ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी को तेजी से मेन रोड की तरफ बढ़ा दिया। रास्ते में इससे हंसी मजाक करके इसका शर्म खत्म करने की कोशिश के साथ हम घर पहुंच गए। गाड़ी से उतरते वक्त मैंने शीमा से कहा कि नॉर्मल चलने की कोशिश करे। बहरहाल मैं इसे आहिस्ता से कमरे की तरफ ला रहा था और मैंने मेडिसिन का शापर आगे रखा और शीमा को पकड़कर उज़्मा के रूम में दाखिल हुआ। उज़्मा ने अपना सर उठाकर शीमा को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया कि इंजेक्शन लगने से बुखार उतर गया है, जिस्म में सख्त दर्द है, इसे टागों में भी, और डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला है। मैं शीमा को बेड पर लुटाने के फौरन बाद सोफे पर बैठ गया। अब बेड पर मेरे सामने 2 मरीज पड़े थे। मैं कुछ देर बैठा, उनसे बातें करता रहा। फिर मैं अपने रूम चला गया और शावर लेने के बाद लिबास चेंज किया और मोटरसाइकिल उठाकर बाजार से खाना ले आया। मुझे देखकर शीमा का चेहरा कदरे गुलाबी हो जाता था और हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी पलकें झुका लेती थी। मैं किचन से प्लेट्स उठा लाया और खाना लगाने के बाद उज़्मा को पकड़कर उठाया। शीमा के लिए भी डबल रोटी और दूध लाया था। इसने उठने में दुश्वारी महसूस की तो उज़्मा ने मुझे बोला कि इसे भी उठा दो। मैंने जैसे ही शीमा के सर के नीचे हाथ रखा, इसने अपने दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़े और प्यार से मेरी आंखों में आंखें डालकर उठने लगी। उज़्मा की हमारी तरफ पीठ थी और इसका ध्यान टेबल पर रखे खाने पर था। शीमा ने कदरे मुस्कुराहट के साथ मुझे आंख मार दी, जिसने पैगाम दिया कि बच्ची मुकम्मल लुत्फ अंदोज हो चुकी है और इसका हौसला बढ़ गया है। मैं खाना खाकर आराम की गरज से अपने रूम चला आया, जबकि उज़्मा ने शीमा को सो जाने का कहकर खुद भी आंखें बंद कर ली। मैं अपने कमरे में आया और मोबाइल डेटा ऑन किया तो शीमा का व्हाट्सएप मैसेज आया था, बड़े जालिम हो, जिसके जवाब में मैंने आई लव यू लिख दिया। मैं बहुत देर तक इससे चैटिंग करता रहा। इस दौरान वो मेरी फेक आईडी सोनिया खान पर भी मैसेज करके शुक्रिया अदा कर रही थी कि सिस्टर, तुम्हारी तरफ से हौसला बढ़ाने पर मेरा काम हो गया। फिर शाम का खाना भी बाहर से मंगवा कर इकट्ठे खाया। शीमा बच्ची थी और कई बार ऐसे इशारे और बातें कर गई जिस पर उज़्मा ने हम दोनों को गौर से देखा था। रात को मैं अपने कमरे में आ गया और अपनी ओरिजिनल फेसबुक आईडी ओपन कर दी, क्योंकि अब इस फेक आईडी की ज़रूरत नहीं रही थी। इस आईडी पर एक सदफ रानी नामी आईडी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी, जिसे मैंने एक्सपेक्ट किया तो थोड़ी देर में इसकी तरफ से हेलो हाय के मैसेज आने शुरू हो गए। पहले तो मैं इसे फेक आईडी समझा, लेकिन फिर मैं इससे चीट करने लगा। काफ़ी देर चीट करने के बाद इसने कहा कि मैं अब से मिलना चाहती हूँ और साथ कुछ अपनी पिक्चर्स भी सेंड कर दी। ये मामूली सांवले कलर की जाजिब नज़र नकूश की कमज़ोर जिस्म की लड़की थी। मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर इसने मुझसे किस्म ली कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने किस्म दे दी तो इसने बताया कि वो शीमा की दोस्त और क्लास फेलो है और आज अब की दरिया किनारे होने वाली पक्की दोस्ती से आगाह है। मेरे जहन में धक से ख्याल आया कि कहीं ये शीमा की वो वाली फ्रेंड तो नहीं जिसका जिक्र शीमा ने मुझसे सोनिया वाली फेक आईडी से किया था। मैंने इससे पूछा कि अब का बहनोई कैसा है? बोली अच्छा है, लेकिन अब जैसा अच्छा नहीं है। फिर बोली लगता है शीमा ने मेरा भी सब बता दिया है आपको। मैंने इसे कहा कि मैंने अब की चीट पड़ी है। चुपके से इसने नहीं बताया और इस चीट का शीमा को नहीं बताना। वो मुतमईन हो गई, बोली कब मिल सकते?
मैंने कहा कि जब तुम बोलोगी। तो वो कहने लगी ओके मुमकिन है मैं कल बिला लूँ आपको। मैंने पूछा कि कहाँ मलना। बोली बता दोनगी। रात के 2 बज गए थे। मैं सोने से कबल उज़्मा के रूम में गया तो दोनों बहनें गहरी नींद में थी। मैं वापस आके सो गया। दिन के 10 बज चुके थे जब झटके से मेरी आँख खिली और मैं कुछ देर ऐसे लेटा रहा। फिर मोबाइल उठाया और डेटा ऑन किया तो सदफ का मैसेज आया कि अपना मोबाइल नंबर सेंड करो। ये मैसेज 2 घंटे पहले तकरीबन सुबह 8 बजे सेंड किया गया था। मैंने मोबाइल नंबर सेंड कर दिया और वॉशरूम चला गया। मैं उज़्मा के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था कि एक नए नंबर से एक के बाद दीगरे 3 मिस कॉल्स आए। पहले तो मैं यही बैठे कॉल करने लगा था, लेकिन फिर मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया और मैंने मोबाइल जेब में डाला और उठा के ऑफिस से कॉल्स आ रही। मैं कल भी नहीं गया तो ज़रा से निभाल लूँ काम को। शीमा झट से बोली वाइट हांडी नहीं सिखाओगे? उज़्मा बोली शाम को बना लेना, अभी इसे काम पर जाने दो। उज़्मा के पीछे खड़ी शीमा ने मुझे फ्लाइंग किस दी और साथ आँख भी मार दी। मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसे दोबारा बुखार चढ़ने लगा है। मैंने गाड़ी में बैठकर इस नए नंबर पर कॉल मलाई तो एक खूबसूरत आवाज़ ने मेरा इस्तकबाल इस तरह किया कि कहाँ हैं आप। मैं जानकर भी पूछने लगा कौन जी? वो गहरा सांस लेकर नखरे भरे अंदाज में बोली मैं सदफ हूँ। मैंने सदफ को लव यू बोला। इसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। पूछा कहाँ हो? मैंने बताया कि गाड़ी में हूँ, घर से निकल रहा। सदफ बोली मोटरसाइकिल नहीं है। मैंने बताया कि वो भी है तो सदफ ने कहा इस पर आओ तो बेहतर है। मैंने लोकेशन पूछी तो ये शहर का मुज़ाफ़ाती इलाका था। सदफ ने बताया कि इसकी अम्मा और भाभी इसकी बहन के घर गई हैं और इसने तबीयत खराबी का बहाना बनाया है और घर पर अकेली है। मैंने पूछा तो बताया कोई खतरे वाली बात नहीं है, प्लीज़ अब मिल ले मुझसे। मैं बहुत अरसे से अब की तारीफ़ें सुनती आई हूँ शीमा से। मैंने ओके कर दिया कि नज़दीक आकर राब्ता करता हूँ। मैं घर से निकल चुका था और आज के बहुत से काफ़ी काम ऐसे थे जिन्हें मोटरसाइकिल पर नहीं बल्कि गाड़ी पर करना लाजिम था। जो मकाम सदफ ने बताया था मैं वहाँ 10 मिनट में पहुँच गया। रास्ता भर में रात को भेजी गई सदफ की तस्वीर और इसके बहनोई के साथ दोस्ती पर गौर करता आया और अब कॉल पर इसकी प्यारी आवाज़ सुनकर मन में लड्डू फूट रहे थे। मैंने रोड के साइड पर गाड़ी रोकी और सदफ को कॉल कर ली जो इसने फ़ौरन पिक कर ली। मैंने इस जगह का बताया तो सदफ ने मुझे गाइड किया कि जहाँ से थोड़ा आगे आकर लेफ्ट साइड पर तंग गिल्ली है, इसमें आ जाओ। मैंने कॉल बंद नहीं की और गाड़ी को वहीं लाक करके इससे बातें करता पैदल चल पड़ा। मैं इसे लोकेशन बता रहा था और वो मुझे गाइड कर रही थी। इस तंग गिल्ली में कुछ बच्चे खेल रहे थे जबकि एक बूढ़ी अम्मा मुझे गौर से देखते पास से गुजर गई। सदफ को इसका बताया तो इसने फ़ौरन कहा ये शैतान की पुड़िया है। बुढ़िया नहीं, अब गिल्ली में थोड़ा आगे चले जाओ और जब ये बुढ़िया घर में चली जाए तो यहाँ आ जाना। सदफ ने अपने छोटे दरवाजे से मुझे अहलक दिखला गई थी। मैं चंद कदम आगे जाकर वापस पलटा और इस घर में दाखिल हो गया। दरवाजे के इस पार लगे पर्दे के पीछे सदफ मुझसे गिले मिली और मुझे एक तकरीबन कच्चे कमरे की तरफ इशारा किया और खुद दरवाजे लॉक करने लगी। कमरे में एक तरफ कोई 6 फुट के बक्स पर छोटे बक्स रखे हुए थे और दरवाजे के एक तरफ 2 सिंगल बेड आपस में जुड़े पड़े थे जिन पर फूलदार चादरें बिछी हुई थी। सदफ सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस थी। वो मुस्कुराती हुई कमरे तक साथ आगे गुजर कर किचन की तरफ चली गई और 1 मिनट बाद नेस्ले जूस का बड़ा डब्बा और गिलास उठा लाई। इसकी दिलकश मुस्कुराहट दिल को बेताब करने लगी थी। सदफ की उम्र 17 साल से ज्यादा नहीं थी। इसका कद 5 फुट और 6 इंच था। सदफ ने जूस का डब्बा उठाया और गिलास भर कर मुझे दिया और खुद भी पिया। मैं शादी से पहले सिर्फ उज़्मा की मोहब्बत में जकला रहा था और कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी और शादी के बाद सिर्फ उज़्मा तक महदूद था। मुझे कल शीमा से मिलने और आज सदफ के साथ गुजरा वक्त बता गया था कि हर लड़कियों से दोस्तियां होनी चाहिए। बातों बातों में मैंने सदफ से बहुत कुछ मालूम कर लिया था। इसका अबू फौज से रिटायर्ड थे और किसी प्राइवेट फर्म में सिक्योरिटी गार्ड थे। इसका एक भाई था जो कराची में किसी फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करता था और इसकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी और इसकी अम्मा घरेलू खातून थी। घर का गुजर बिसर नॉर्मल चल रहा था। सदफ के पास क्यों मोबाइल था जो एक फजूल मोबाइल तसव्वुर होता है। मैंने सदफ को अच्छे मोबाइल की ऑफर की तो बोली घरवालों को क्या बतंगी के कहाँ से लिया है। मैंने इसे ऑफर दी कि जब अब चाहो मैं आपको मोबाइल दे दूंगा। मेरे से ज्यादा टेंशन सदफ को थी कि इसने मुझसे दिल से दोस्ती की है और प्लीज अब दोस्ती मत तोड़ना। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे जो प्यार तुमने दिया है वो कभी किसी लड़की ने नहीं दिया। दिन के 2:30 बज चुके थे। मैं सदफ को जी भर के प्यार करने के बाद वापसी की तैयारी करने लगा। सदफ की फरमाइश पर मैंने इसके साथ मुख्तलिफ अंदाज में कुछ सेल्फियां बनाई और इसे 5000 का एक नोट दिया कि अपने लिए कोई अच्छा सा सूट ले लेना। कुछ असरार के बाद
सदफ ने नोट मेरे हाथ से लेकर रख लिया। सदफ ने गिल्ली में झांक कर देखा और मुझे आने का इशारा दिया। गिल्ली में कोई मौजूद नहीं था। मैं इस तंग गिल्ली में फ्रेश अंदाज में चलते हुए तेरी आंखों का ये काजल गुनगुनाते हुए मैन रोड की तरफ चल पड़ा। रोड पर आकर मैंने इलाके का जायजा लिया। जहां से गुजर तो होता था लेकिन कभी रुका नहीं था। गाड़ी मिटी मिटी हो चुकी थी, लेकिन अब सर्विस कराने का वक्त नहीं था। मैं 3:15 बजे अपने ऑफिस पहुंचा। ज़रूरी कारोबारी मामलात का जायजा लिया और बाथ रूम चला गया। मैंने फ्रेश होने के बाद मोबाइल डेटा ऑन किया तो शीमा के कोई 20 के करीब मैसेज व्हाट्सएप पर आए हुए थे और आखिरी मैसेज नाराज़गी का था कि इतने घंटे गुजर गए और मैंने इसका हाल अहवाल दरियाफ्त नहीं किया। शीमा के मैसेज आए थे कि शाम को जल्दी आना और मुझे वाइट हांडी बनाना सिखाना ज़रूर। बहरहाल मैं शाम से कबल 6 बजे ऑफिस से निकला और इससे कबल मैनेजर को अपने ऑफिस में एक अलग केबन नुमा पार्टीशन बनवाने को कहा। मैंने बाजार से चिकन के साथ दीगर ज़रूरी सामान लिया और उज़्मा की मेडिसिन भी ली। मैं रास्ते भर ये फैसला नहीं कर सका कि सदफ आशीमा कौन ज़्यादा प्यारी है। सदफ को भी मैसेजेस का जवाब दे रहा था। दोनों अपनी अपनी जगह पर मुझसे बेइंतहा प्यार कर रही थी। दोनों को जल्दी थी कि मैं जल्दी उनसे दोबारा मिला। मेरा नाम साहिर है। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं एक कंपनी में इंजीनियर था। जुनैद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसका अपना बिजनेस भी है। बाप दादा की कमाई है, पैसे की कोई कमी नहीं, बस एक चीज़ की कमी है कि मोटा बहुत है, लेकिन तेज इतना है कि अगर कोई लड़की उसके पास 30 मिनट बैठ जाए तो ये इससे ताल्लुक बनाकर उसके घर तक पहुंच जाता है। और यही इसका तरीका वारदात भी है। लेकिन अगर कोई लड़की इससे सेट ना हो तो इसका नंबर मुझे सेंड कर देता है। मैं अपने ऑफिस के काम में मसरूफ था। जब मोबाइल की रिंग हुई मैंने मोबाइल देखा तो ये जुनैद था। कॉल अटेंड की और सलाम किया तो जवाब में इसने भी सलाम किया। रूटीन की बातों के बाद वो बोला, यार साहिर, एक लड़की है रोमाना, खूबसूरत इतनी कि अपने इलाके में इस जैसी कोई लड़की नहीं होगी। बात तो करती है लेकिन लाइन पर नहीं आ रही। उनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं, बीमार बाप है, 2 भाई हैं जो कोई काम नहीं करते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं और 2 इससे छोटी बहनें हैं। जुनैद की बात सुनते ही मेरे दिल में लड्डू फूटे कि एक नया शिकार हाथ में आने वाला था। तो मैंने कहा, अब मैं क्या करूं जुनैद मेरी जान? तो वो बोला, यार मैंने इसे तुम्हारा नंबर दिया है कि तुम उसके भाइयों को काम पर लगवा दोगे, इस बहाने हो सकता है तुम्हारा भी काम हो जाए। मैंने कहा, ओके, इसके भाई कितने पढ़े लिखे हैं और क्या काम करते हैं? जिसके जवाब में इसने इस कहा, कोई काम नहीं करते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ठीक है मेरी जान, तुम ऐसा करो, इसके नंबर मुझे दे दो ताकि जब इसकी कॉल आए तो मुझे पता चल जाए कि ये रोमाना है। जुनैद ने इसका नंबर मुझे दिया। जुनैद की कॉल ख़त्म करके मैंने नंबर सेव किया और अपने काम में लग गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं एक कंपनी में इंजीनियर हूं और मेरा 90% काम फील्ड में होता है। ऑफिस से निकलकर मुझे कुछ फील्ड के काम करने थे, इसलिए ड्राइवर को साथ लिया और काम पर चल पड़ा। शाम के 3 बजे थे जब मेरे नंबर पर रोमाना की कॉल आ गई। मैंने अनजान बनकर कॉल अटेंड की ताकि इसको पता न चले कि इसका नंबर पहले से मेरे पास है। कॉल अटेंड की तो एक नौसवानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। सलाम के बाद मैंने पूछा, जी कौन? तो वो बोली, मेरी साहिर साहिब से बात हो सकती है? मैंने कहा, जी मैं साहिर ही बात कर रहा हूँ, आप कौन? तो वो बोली, जी मेरा नाम रोमाना है और मैं चकवाल से बात कर रही हूँ और मुझे आपका नंबर जुनैद ने दिया था। ओ अच्छा, जुनैद की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया था कि किसी को मेरा नंबर दिया है, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो वो बोली, जुनैद ने बताया था कि आप एक इंजीनियर है तो प्लीज़ मेरे भाइयों को कोई अच्छी सी जॉब दिला दे, हम गरीब लोग हैं और बहुत मजबूर हैं, आपकी मेहरबानी होगी। तब मैंने कहा, मिस रोमाना, मुझे जुनैद ने सब बताया है, लेकिन मसला ये है कि आपके भाई पढ़े लिखे नहीं हैं और कोई काम भी नहीं जानते, तो ऐसे में उनको कौन सा काम मिलेगा? वो फिर मिन्नत करना शुरू हो गई कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, हम बहुत मजबूर हैं। तब मैंने इसे कहा, ठीक है मिस रोमाना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उनको कहीं काम पर लगवा दूं, अब बस दुआ करो। इसने खुश होकर मेरा शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। कॉल बंद हुई तो मेरा ड्राइवर, जो कि मेरा राजदार भी था, वो बोला, साहिर भाई कोई नया शिकार है क्या? मैंने इसे सारी बात बताई और कहा कि यार तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता और वो लड़की मजबूर है। ऐसे में मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि इसके साथ कुछ गलत हो। हाँ, अलबत्ता अगर उसके भाई काम पर लग जाएं तो इसके बाद इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकता हूँ, अगर मान जाए तो ठीक, वरना किया हो सकता है। तब वो बोला कि अब सादिक को कॉल करे, वो एक सिक्योरिटी कंपनी में है तो उनको कहीं गार्ड लगवा देगा।
मुझे ड्राइवर की बात पसंद आई और मैंने फौरन सादिक को कॉल की और इस गोलमोल बात करके कहा कि फौरी तौर पर कुछ अरेंज करो। तो सादिक ने कहा, साहिर भाई, एक आदमी फौरन एडजस्ट हो सकता है, बाकी बाद में देख लेंगे। मैंने सादिक को ओके किया और अगले दिन रोमाना को कॉल करके कहा कि अपने एक भाई जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, इसको फौरन लाहौर भेज दो। तुम्हारे भाई को 7,000 सैलरी मिलेगी और 12 घंटे की ड्यूटी है। वो बहुत खुश हुई और मेरा बार बार शुक्रिया अदा करने लगी। अगले दिन इसके भाई लाहौर आ गया और मेरे कहने पर सादिक ने खुद ही इसे पिक किया और जहां ड्यूटी करनी थी वहां छोड़ आया और मुझे बताया कि लड़के की ड्यूटी एक प्राइवेट अस्पताल में है, जहां वो गार्ड के साथ साथ पार्ट टाइम पार्किंग में भी ड्यूटी कर सकता है, जिससे इसकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और काम में मसरूफ हो गया। इसी रात रोमाना ने मुझे कॉल की, लेकिन अपनी वाइफ के पास होने की वजह से कॉल अटेंड नहीं की और काट दी। सुबह ड्यूटी पर पहुंचकर रोमाना को कॉल किया और ये पहली दफा था कि हमारी बात 1 घंटा से ज्यादा हुई। मैंने रोमाना को बता दिया कि मैं मैरिड हूं और जब मैं घर पर होऊंगा तो उसके नंबर अटेंड नहीं करूंगा। अगर इसे कोई बात करनी है तो ड्यूटी टाइम पर कर सकती है या मुझे मैसेज कर दे, फ्री होकर मैं इसे कॉल कर लूंगा। इस तरह रोजाना बात होने लगी। इसने बताया कि इसके माँ बाप बूढ़े हैं और वो घर में सबसे बड़ी है, इसलिए इसने मुझे कॉल की थी। मैंने इसके साथ बहुत हमदर्दी वाला सलूक किया और जिसके वजह से इसने अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बता दिया। उन बातों में एक बात ऐसी भी थी जिससे मुझे पता चला कि वो खुद फैसलाबाद में जॉब करने गई थी और वहां इसके एक मामू ने इसके साथ प्यार करने की कोशिश की थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि चूंकि इसकी एज 25 साल है और उसको भी प्यार की ज़रूरत है, जुनैद को वो मोटा होने की वजह से पसंद नहीं करती थी। इस तरह हम बहुत फ्री होकर बातें करने लगे। इस तरह 2 माह गुजर गए। इस दौरान मैंने रोमाना को कुछ पैसे भी भेजे और उसके भाई की सैलरी भी टाइम पर भिजवाता रहा। फिर एक दिन इसकी कॉल आ गई। वो फ़ोन पर कह रही थी कि मैं किसी काम के सिलसिले में लाहौर आ रही हूँ, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है। मैंने पूछा कब आना है तो इसने कहा 6 दिन बाद। मैं बहुत खुश था कि चुल्लू 2 माह के मेहनत रंग ला रही है। मैंने इससे कहा, रोमाना तुम लाहौर में रहोगी कहाँ, क्योंकि तुम्हारा भाई तो लड़कों के साथ रहता है। तो वो बोली, मेरा एक कजिन अपनी फैमिली के साथ शाद बाग में रहता है, वहां रह लूंगी। मैंने कहा कि अगर मुझसे मिलना है तो फिर मेरे पास रहना पड़ेगा। वो बोली, आप अपनी बीवी को क्या कहेंगे, और वैसे भी मेरी अम्मा ने कजिन को कॉल कर दी है। तो मैंने कहा, मेरी बीवी की तुम टेंशन ना लो और कजिन को खुद हैंडल करो, तुम मेरे पास रहोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, वरना हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। तो इसने कहा कि ओके, आप मुझे कजिन के घर से ले लेना। अब मेरे पास 6 दिन थे और उन 6 दिनों में मुझे रोमाना को राजी करना था कि वो मेरे साथ प्यार करे, अपनी मर्जी से, ना कि मजबूर होकर। दूसरे दिन मैंने इसे कॉल की और इसे बताया कि मैंने इंतज़ाम कर लिया है, जिस दिन तुम आओगी मैं अपनी बीवी को इसकी मैके भेज दूंगा। तब वो बोली, क्या मैं अकेली आपके साथ रहूंगी। मैंने कहा हाँ। तो वो बोली, ये बहुत मुश्किल है। मैंने दिल में फैसला किया कि आज 2 टोक बात कर लूं। तब मैं बोला, रोमाना, मैंने जुनैद से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है और बातें करके भी अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत अच्छी खूबसूरत हो। अब मेरा दिल तुम पर आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता और ना ही जबरदस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं मिलूंगा, वरना नहीं, और अगर तुम इनकार कर भी दो तो हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर तुम मान जाओ तो ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी और कभी किसी को पता नहीं चलेगा, मेरा वादा है तुमसे। वो बोली, नहीं साहिर, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने कहा, रोमाना, अगर तुम्हें धोखा देना होता तो तुम्हें कुछ ना बताता और घर ले आता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मर्जी से तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम सोच लो और फिर मुझे फ़ोन कर देना। ये कहकर मैंने कॉल बंद कर दी। इस दिन और उससे अगले दिन हमारी बात नहीं हुई। इसने कॉल की और ना मैंने। अब 3 दिन बाकी थे, तब इसकी कॉल आ गई और वो बोली, साहिर, मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। आप प्रॉमिस करो कि सिर्फ प्यार करोगे और कुछ नहीं करोगे तो मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा, देखो रोमाना, अभी मैं तुमसे वदा कर लूं और इस वक्त जोश में वदा टूट जाए और बाद में तुम मुझे गलत बुरा भला कहो और हम एक दूसरे से बात करने से ही जाएं, तो इससे पहले बात क्लियर होनी चाहिए। हम प्यार करेंगे, लेकिन मेरा वदा है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब तुम सोच लो, अगर दिल करे तो आओ, वरना मैं मजबूर नहीं करूंगा।
इसके बाद फ़ोन बंद हो गया, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि रोमाना मान जाएगी, क्योंकि 2 माह में इससे बातें करके मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसे प्यार के बारे में बहुत कुछ मालूम है, जिसका एक ही मतलब था कि वो पहले प्यार कर चुकी है, लेकिन मुझे शो नहीं करना चाहती। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। 1 घंटे बाद उसकी कॉल आ गई और वो राज़ी थी। अब मसला था इसको कजिन के घर से अपने घर लाना और मुझे अपनी बीवी को मैके भेजना। नेक्स्ट डे में पूरा प्लान बना चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने रोमाना को समझा दिया कि तुम अपने घर बता देना कि साहिर के घर उसकी बीवी के पास रहना है, और मैंने मंसूबे के मुताबिक अपने घर फ़ोन करके बेगम को बताया कि मैं 2 दिन के लिए सियालकोट कंपनी के काम से जा रहा हूँ, इसलिए तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के घर छोड़ दूंगा। शाम को अपनी फैमिली को ससुराल छोड़कर मैं वापस आ गया। मैंने अपने ड्राइवर शकील, जो कि ड्राइवर कम और मेरा दोस्त ज्यादा था, इसको सारा प्लान समझा दिया। वो रात मैंने घर में रोमाना के ख्वाब देखते हुए गुजारी। अगले दिन 11 बजे रोमाना की कॉल आ गई। वो अपने कजिन के घर थी। इसने कजिन से मेरी बात करवाई ताकि मैं उसके घर के एड्रेस समझकर इसे वहां से पक कर लूं। मैंने शकील को कॉल करके बता दिया कि वो रेडी रहे। 5 बजे मुझे रोमाना को पक करना है। 4 बजे शकील अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ मुझे लेने आ गया। प्लान यही था कि शकील के गर्लफ्रेंड मेरी बीवी बन के रोमाना को इसके कजिन के घर से लाएगी। 5 बजे मैं उनके एड्रेस पर पहुंचा और मेनाज, जो कि शकील की गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ लेके उनके घर पर दस्तक दी। दरवाज़ा इसके कजिन ने खोला और हमें अंदर आने का कहा, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि कुछ ज़रूरी काम है और हम मियाँ बीवी ने जल्दी घर पहुंचना है। तब इसके कजिन ने रोमाना को आवाज़ दी और रोमाना बैग उठाए बाहर आ गई। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने रोमाना को देखा और देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी। भरा भरा जिस्म था, कद तकरीबन 5.5 फुट था और आंखें बड़ी बड़ी और सांवला रंग। रोमाना को देखकर तो जैसे मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इसे गाड़ी में ही चूम लूं। रोमाना ने भी मुझे पहली दफ़ा देखा था। मैंने रोमाना का बैग पकड़ा और उसके कजिन को खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल आए। मैं और रोमाना गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ गए और शकील और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रंट सीट पर। रास्ते में हमने शकील की गर्लफ्रेंड को मजंग ड्रॉप किया और अल्लामा इकबाल टाउन अपने घर की तरफ चल पड़े। अल्लामा इकबाल टाउन में ही रोमाना का भाई अस्पताल में गार्ड था और मेरी बेवकूफ़ी के मैंने रोमाना को ये बात बता दी। वो फ़ौरन बोली, मैं भाई से मिलकर आपके साथ जाऊंगी। खैर, मैंने शकील को कहा कि मैं और रोमाना इकबाल पार्क में इंतज़ार करते हैं, तुम जाकर रोमाना के भाई को ले आओ, क्योंकि अस्पताल में और लोग भी होंगे तो रोमाना को वहां जाना अच्छा नहीं लगता। शकील चला गया तो मैंने रोमाना की तारीफ शुरू कर दी। वो शर्मा रही थी। हम पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। तब मैंने रोमाना से पूछा कि वो दिल से तैयार है ना? तो वो बोली, नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपको पसंद करती हूँ और अब मेरा भी दिल कर रहा है कि हम हमेशा के लिए एक हो जाए। इतनी देर में शकील रोमाना के भाई को लेकर आ गया। वो दोनों बातें करने लगे और मैं और शकील थोड़ा दौड़ चले गए। शकील ने मुझे आहिस्ता से कहा, बास अब की तो लॉटरी निकल आई है, लड़की वाकई कमाल है। तो मैं मुस्करा दिया। 15 मिनट तक वो दोनों बहन भाई बातें करते रहे। जब हम जाने लगे तो उसके भाई को शायद शक हो गया था। वो बोला, आपका घर तो पास ही है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और रोमाना को ड्रॉप करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन अब मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता था कि वो हमारे साथ न आए, और दूसरी तरफ मेरा घर तो पहले ही बाहर से लॉक था। मैं फंस चुका था और दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि क्यों रोमाना को इसके भाई के बारे में बताया, लेकिन अब पछताए किया जो जब चिड़ियां चुग गई खेत। रोमाना भी परेशान लग रही थी। हम बोझल दिल के साथ गाड़ी में बैठे और शकील ने गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ मोड़ दी। मेरा दिमाग बहुत तेजी से सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छोड़ूं। तब मैंने शकील की तरफ देखा और इस इशारा किया कि कुछ करो। वो मेरी बात समझ गया और जैसे ही भीकवाल मोड़ सिग्नल आया, गाड़ी सिग्नल के बीच में एकदम से बंद हो गई। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए पूछा कि शकील, गाड़ी क्यों बंद हो गई? तो वो बोला, मालूम नहीं क्या हुआ, अचानक बंद हो गई है। और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी कहाँ स्टार्ट होनी थी, सोना हुई। मैंने रोमाना के भाई नईम को बाहर आने का इशारा किया और शकील को कहा कि वो अंदर बैठे, हम धक्का लगाकर गाड़ी साइड पर करते हैं। मैंने और नईम ने धक्का लगाया और गाड़ी को सिग्नल से हटाकर साइड पर कर दिया। तकरीबन 20 मिनट तक हम गाड़ी के साथ खड़े रहे। गाड़ी ने ना स्टार्ट होना था ना हुई।
तब शकील ने मुझे और नईम को कहा, हमारे साथ एक लड़की है और बहुत बुरा लग रहा है कि हम रोड पर खड़े हैं। आप ऐसा करें, रिक्शा लेकर घर पहुंचे, भाभी इंतजार कर रही होगी। मैं गाड़ी सही करवा कर नईम को साथ लेकर आ जाता हूँ। मैंने फौरन हाँ की और उससे पहले कि नईम कुछ बोलता करीब आते राक्षे को मैंने हाथ दिया और रोमाना को आंख मारी। वो तेजी से रिक्शे में बैठ गई। घर के पास पहुंचकर बाजार में उतर गया था कि खाने के लिए कुछ ले लूं, क्योंकि इस सब चक्कर में रात के 8 बज गए थे। घर पहुंचते ही रोमाना बोली, क्या गाड़ी वाकई खराब हुई थी? तो मैं हंस दिया और बोला, नहीं यार, वो सब ड्रामा था। तो इसने मसनूई गुस्से से मुझे देखा और कहा, बहुत होशियार हो। और मजीद कोई बात किए मैंने इसे अपनी तरफ खींच कर गिले से लगा लिया। फिर रोमाना ने मुझे दूर हटाया और बोली, थोड़ा सब्र करो, मैं आज कहीं नहीं जा रही। मैंने भी इसे छोड़ दिया। वो मुझसे बाथरूम का पूछकर बाथरूम में चली गई और मैं सामान रखने किचन में आ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई। इसने कपड़े चेंज किए हुए थे और पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो और भी क़यामत लग रही थी। मैंने कहा, तुम खूबसूरत बहुत और प्यारी भी हो, और फिर मेरा पसंदीदा कलर पहनकर तो तुम कोई हूर लग रही हो। वो बोली, मुझे मालूम है कि ये आपके पसंदीदा कलर है, इसलिए पहना है।